दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो Q&A वीडियो होने वाला है और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों काफी सारे लोगों के मन में काफी सारे कंफ्यूजन चलते हैं अपने बैंक अकाउंट्स को लेकर के, जैसे कि हम यूपीआई कितना कर सकते हैं, इसके अलावा एवरेज मंथली बैलेंस, एवरेज क्वार्टरली बैलेंस क्या होता है, इसके साथ साथ दोस्तों हमें कौन से बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, इसके अलावा इनकम टैक्स का क्या रूल होता है आम पब्लिक के लिए, यानी कि हम कितना कैश डिपॉजिट करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है या फिर कितना विड्रॉवल करते हैं। तो दोस्तों इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि कोई भी बैंक हो, चाहे तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो चाहे तो वो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हो, और आपने अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रखा है, तो आप ये मान के चलो कि उस बैंक में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सिक्योर है दोस्तों। क्योंकि डीआईसीजीसी जो कि आरबीआई की एक सब्सिडी बॉडी होती है और जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों आप किसी भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो उस बैंक में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट 100 और 1% सुरक्षित होता है दोस्तों। मान लो वो बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब गया तो आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। अब ये दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों जो दूसरा पॉइंट हमारा है वो ये है कि एवरेज मंथली बैलेंस और एवरेज क्वार्टरली बैलेंस क्या होता है। तो दोस्तों किसी किसी बैंक में आप लोग को एएमबी यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है और किसी किसी बैंक में आप लोगों को एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होता है, यानी कि एक्यूबी बैलेंस मेंटेन करना होता है आप लोगों को। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अब देखो एवरेज मंथली बैलेंस में मान लो बैंक कह रहा है कि आपको 1000 रुपीज मेंटेन करना है और एवरेज क्वार्टरली बैलेंस में भी आप लोगों को 1000 रुपीज मेंटेन करना है। आप 1000 इंटू 90 करेंगे क्योंकि एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 3 महीने का होता है दोस्तों। क्वार्टरली बैलेंस जो होता है वो 3 महीने का होता है। तो यहाँ पर 3 महीने में 90 दिन होते हैं। हम 91 92 भी अक्रॉस मान के चलते हैं, लेकिन 90 यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1000 इंटू 90 करेंगे हम, तो यहाँ पर 90,000 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर एएमबी है एवरेज मंथली बैलेंस, यानी कि मंथली बैलेंस के हिसाब से ये लोग चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर 1000 इंटू 30 डेज करेंगे यानी कि 1 मंथ, तो ये 30,000 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों फर्क क्या है, फर्क यहाँ पर समझो। देखो एवरेज मंथली बैलेंस में मान लो आपने एक महीने मेंटेन नहीं किया बैलेंस और दूसरे महीने में आपने अपने अकाउंट्स में बैलेंस रखा, तो ये इस महीने में आपका चार्ज कटेगा दोस्तों। जो भी मंथली बैलेंस का चार्ज रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। जबकि एवरेज क्वार्टरली बैलेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो आपने एक मंथ एवरेज क्वार्टरली बैलेंस में नहीं मेंटेन किया और ये 1000 रुपए जो एक महीने में जैसे कि 30,000 रुपए होता है 30 डेज का, तो ये 30 डेज में का मिला करके दूसरे मंथ में, यानी कि दूसरे मंथ में भी आप लोगों को 30,000 रुपए ही रखना है। तो 30,000 रुपए ये, और उस महीने में जैसे 1000 रुपए आप रखते हैं पर डे 1,000 रुपए रखते हैं, तो आप 31,000 रुपए 24 घंटे के लिए डाल दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को मंथली का चार्जेस नहीं देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को क्वार्टरली चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों ये मान के चलो कि यहाँ पर एवरेज क्वार्टरली बैलेंस में आप लोग को समय पीरियड ज्यादा मिल जाता है दोस्तों, जबकि एवरेज मंथली बैलेंस में आपको ओनली 30 दिन का समय मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एवरेज मंथली बैलेंस में आपको 1000 रुपीज पर डे रख के चलना है। अगर आप किसी दिन नहीं रख पाते हो तो उस दिन का पैसा आप दूसरे दिन डाल दो, लेकिन ये मान के चलो कि पर डे रख के चलना है। तो दोस्तों यही होता है एवरेज क्वार्टरली बैलेंस और यही होता है एवरेज मंथली बैलेंस दोस्तों, कि यहाँ पर आप लोगों को एवरेज क्वार्टरली बैलेंस में समय पीरियड ज्यादा मिल जाता है, जबकि एवरेज मंथली बैलेंस में आप लोग को समय 30 दिन का ही मिलता है। बाकी मेंटेन करके आप लोगों को सेम दोनों ही केसों में चलना है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों हमारा आता है यूपीआई लिमिट। मान लो हमने किसी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रखा है, तो हम उस अकाउंट से यूपीआई कितना कर सकते हैं, यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, यानी कि कोई भी पे हो, सभी यूपीआई पर ही काम करते हैं। तो हम कितना कर सकते हैं? तो दोस्तों आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक आप 1 लाख रुपए पर डे कर सकते हैं। आप इसको बढ़ा नहीं सकते हैं दोस्तों। 1 लाख रुपए से अधिक आप यूपीआई एक दिन में नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा टर्म कंडीशंस में ये भी है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो 10 ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर काफी सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर मैं फोन पे से 10 बार, 12 बार, 15 बार ट्रांजेक्शन करता हूं। तो हो सकता है आपने फोन पे में
काफी सारे बैंक को लिंक किया हो, तो आप अलग अलग बैंक से अलग अलग यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो इस तरीके से आप ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक बैंक से आप 10 बार ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें, और 1 लाख रुपए तक ही कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो गया। यहां पर एक भाई का कमेंट आ रहा था कि इस लिमिट को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों इंक्रीज करने का कोई भी चांस नहीं है, इंक्रीज नहीं हो सकता है दोस्तों, इतना ही आप कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारा जो चौथा पॉइंट आता है वो ये आता है कि इनकम टैक्स का नोटिस कब आता है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक एक व्यक्ति यानी कि एक आम व्यक्ति 1 साल में उसका 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर 10 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन होता है तो ऐसे केसेस में उसके पास में नोटिस आ सकता है दोस्तों। और इनकम टैक्स के पास में ये पावर होता है कि वो 7 साल के अंदर कभी भी आपके पास में नोटिस भेज दे। मान लो आपने अभी ट्रांजेक्शन किया और आपको नोटिस आए 5 साल के बाद में, तब आपके पास में जवाब नहीं रहेगा कि मैं ये जो ट्रांजेक्शन किया था ये किस काम के लिए किया था, तो आप फंस जाएंगे और आप लोगों को पेनल्टी ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आप सिंगल टाइम में 2 लाख या फिर 2 लाख रुपए से अधिक का कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक और सवाल होगा कि मान लो सर मैंने अपने अकाउंट्स में 20 लाख रुपए जमा किया है और ये 20 लाख रुपए 1 साल में नहीं जमा किया है, यानी कि हर साल में 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए करके जमा किया है। अब मान लो ये 20 लाख रुपए मैं इकट्ठा निकाल रहा हूं, यानी कि एक बैंक पूरा का पूरा अमाउंट निकाल रहा हूं, तो क्या हमारा ये आपने कहा है कि 10 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, तो अगर मैं 20 लाख रुपए ये अपना निकाल लेता हूं तो क्या नोटिस आएगा? तो ऐसे केस में दोस्तों आपके पास में कोई भी नोटिस नहीं आएगा, आप एकदम बेफिक्र रहें, क्योंकि ये आपका जमा किया हुआ अमाउंट है और आप हर एक साल में 2-2 लाख, 1-1 लाख रुपए करके जमा किया है दोस्तों। तो ये इनकम टैक्स को भी पता है कि आप इस तरीके से जमा किए हैं, तो आपके पास में नोटिस नहीं आएगा। दोस्तों 5वां जो पॉइंट हमारा है वो ये है कि काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हमें कौन से बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो दोस्तों देखो, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट बैंक भी बेस्ट है और प्राइवेट बैंक भी बेस्ट है। आपको ध्यान क्या रखना है कि मैं जिस भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए जा रहा हूं उस बैंक में मिनिमम बैलेंस काफी लो हो, यानी कि मिनिमम बैलेंस एकदम लो के बराबर हो। इसके अलावा सर्विसेज काफी अच्छी मिलती हो। मैं अगर बैंक में जाता हूं तो वहां के कर्मचारी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मुझसे करते हो, ये भी होना चाहिए। इसके अलावा एटीएम कार्ड चार्जेस थोड़ा लो हो, ज्यादा भी नहीं हो कि मैं अफोर्ड ना कर पाऊं। इसके साथ साथ दोस्तों एसएमएस अलर्ट चार्जेस फ्री हो, या फिर एसएमएस अलर्ट चार्जेस अगर हो भी तो वहां पर क्वांटिटी हो, मात्रा हो, जैसे कि 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली हो या फिर 20 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली हो, ज्यादा ना हो दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखें अकाउंट्स ओपन करवाते समय। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आपको लाइफ में भी बैंक अकाउंट्स के रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी। और दोस्तों मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप किसी भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस बैंक के रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन आप लेके ही अकाउंट ओपन करवाओ। क्या पता चले आपने अकाउंट ओपन करवाया और 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में आपने किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस पर ध्यान नहीं दिया, आपका 2000 रुपए, 500 रुपए डेबिट हो गया और आप परेशान हो जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह जरूरी है कि आप जिस भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उस बैंक के सर्विस चार्जेस को समझ लो दोस्तों। और जिस भी बैंक के सर्विस चार्जेस के बारे में आप नहीं जानते हैं आप कमेंट करिए। वैसे दोस्तों मैंने काफी सारे बैंकों के सेविंग्स अकाउंट सर्विस चार्जेस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग से भी वीडियो लेकर के आता रहता हूं दोस्तों, लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।